अरबाज खानजादा अपने भाई की मौत के बदले मुनव्वर शाह की सबसे छोटी बेटी के निकाह की मांग कर रहा था। एक मासूम बच्ची जो अभी खेलने कूदने की उम्र में थी। पूरा झिरगा मौजूद था और मुनव्वर शाह की बेबसी अरबाज के चेहरे पर एक वहशी मुस्कान ले आई। वह बच्ची को अपने बदले की आग में झोंकना चाहता था, लेकिन जब निकाह के बाद उसने उसका घूंघट उठाया तो सामने मासूमियत और खूबसूरती का ऐसा मंजर था कि वह पलक झपकते ही पत्थर बन गया। बच्ची की आंखों में बेपनाह डर था। उसने डरी आवाज में कहा, आप तो जालिम नहीं लगते। फूफो कह रही थीं, आप मुझे चलने लायक नहीं छोड़ेंगे। अरबाज ने नरमी से कहा, इधर आओ, मेरी गोद में बैठो, और उसे मीठी नजरों से देखा। दूसरी ओर जब दूर से धूल उड़ाती हुई वीगो गाड़ी नजर आई तो सभी लोग एकदम से खड़े हो गए। अरबाज खानजादा को 1 घंटे से इंतजार कराया जा रहा था, लेकिन उसे दुश्मन को इंतजार करवाना पसंद था। वह शान से अपने कजिन्स और बॉडीगार्ड्स के साथ गाड़ी से उतरा और लंबी चाल चलते हुए उस खाली चारपाई पर बैठ गया जो सिर्फ उसके लिए लगाई गई थी। उसके बैठते ही सारा झिरगा भी बैठ गया। बिना किसी भूमिका या बातचीत के अरबाज ने कहा, मुझे खून बहा में तुम्हारी छोटी बेटी सनाबल चाहिए। उसकी बात सुनकर पूरे झिरगे में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी बात करेगा। इवन उसके अपने साथी भी हैरान रह गए। मुनव्वर शाह को लगा जैसे उसकी गैरत को ललकारा गया हो। भर झिरगे में उसकी बेटी का नाम लेना जैसे उसके दिल पर वार था। कांपती आवाज में मुनव्वर बोला, खून बहा में बेटियां देने का रिवाज कब का खत्म हो चुका है। अरबाज, तुम्हें जितनी जमीन चाहिए, जितना पैसा चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बेटी का नाम मत लो। उसकी बेबसी देखकर अरबाज ने फिर से वही वहशी मुस्कान दी और कहा, ठीक है, फिर जो मुझे करना है मैं कर गुजरूंगा। यह धमकी सीधी तौर पर मुनव्वर शाह के इकलौते बेटे नादिर शाह की जान को थी, जिसे वह हादसे के बाद ही विदेश भेज चुका था और अरबाज को बता दिया था कि वो फरार है। मुनव्वर गिरगिराया, रुको अरबाज, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें मनचाही कीमत देने को तैयार हूं, सारी जमीनें तक दे दूंगा। बस मेरे बुढ़ापे पर रहम करो। मेरा एक ही बेटा है, मेरी नस्ल उसी से चलेगी। वो गलती से गोली चल गई थी, जानबूझकर तुम्हारे भाई को मारना नहीं चाहता था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं और हर कीमत चुकाने को तैयार हूं। मुनव्वर शाह फौरन खड़ा हो गया था। आज वो एक भिखारी की तरह लग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अरबाज जो कहता है वो करके दिखाता है। बेटा दो या बेटी दो, बात खत्म। अरबाज खान ने मुनव्वर शाह की आंखों में देखते हुए कहा, सनाबिल तुमसे बहुत छोटी है, उसकी उम्र सिर्फ 15 साल है। कानूनी तौर पर वो शादी के लायक भी नहीं जब तक 18 की नहीं हो जाती। मुनव्वर शाह ने लाचारगी से कहा, कातिल का बाप मुझे कानून सिखा रहा है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैंने अपना फैसला सुना दिया है, अब तुम्हारी बारी है। अरबाज खानजादा ने गरजते हुए कहा, तुम बैठो, हम बात करते हैं, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। मुनव्वर शाह ने कहा, लेकिन अरबाज नहीं रुका और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मुनव्वर शाह का दिल जैसे डूब गया। ठीक है, मैं सनाबिल को तुम्हारे निकाह में देने को तैयार हूं, कि 1000वें हिस्से में उसने फैसला कर लिया। उसकी बात सुनकर अरबाज के कदम थम गए और उसने पलटकर ऐसे मुस्कुराया जैसे अपनी जीत का जश्न मना रहा हो। निकाह अभी और इसी वक्त होगा, अरबाज ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मुझे थोड़ा वक्त दो, घर वालों से बात करने दो, उसकी माँ से बात करने दो। मुनव्वर शाह ने झुके कंधों के साथ कहा, जब फैसला हो चुका है तो मशवरे का क्या फायदा, क्योंकि मैं अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, लड़की मुझे सौंप दो और निकाह पूरा करो। अरबाज ने गुस्से में कहा, अगर तुम जोश में आए हो तो पंचायत के बुजुर्गों की भी सुन लो। जरगे में बैठे एक बुजुर्ग ने टोका, मैं यहाँ किसी की सुनने नहीं आया, बल्कि अपना फैसला सुनाने आया हूँ, और मैं सुना चुका हूँ। मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मुझे तो बदला चाहिए था, नादिर की जान चाहिए थी। ये तो आप लोगों के जोर देने पर आया, वरना मेरे लिए तो खून का बदला सिर्फ खून है और कुछ नहीं। फिर भी शुक्र करो कि मैं नादिर की बजाय उसकी बहन को अपने निकाह में मांग रहा हूँ। ये मेरा ज़र्फ है। ज़मीनें तो मेरे पास बहुत हैं, मुझे पैसों या ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अरबाज खानजादा ने कहा तो जरगे में सन्नाटा छा गया। बहराम, अपनी चाची से कहो कि सनाबिल को तैयार करे। मुनव्वर शाह ने अपने छोटे भतीजे को हुक्म दिया और वह तुरंत घर की ओर दौड़ा। सनाबिल बेटा, इधर आओ,
तुमसे ज़रूरी बात करनी है। चाची ने जब कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो थोड़ी घबरा गई क्योंकि चाची का चेहरा उतरा हुआ था। फिर भी उसने होमवर्क की कॉपी बंद की और बाहर आई तो देखा कि सिर्फ चाची ही नहीं बल्कि घर के सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे और उसकी माँ फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ है? आप सब ऐसे क्यों लग रहे हैं? सनाबिल ने हैरानी से पूछा। बेटा, आज तुम्हारी शादी है, अभी तुम्हारा निकाह होने जा रहा है, चाची ने घबराहट से कहा तो सनाबिल खुशी से उछल पड़ी। वाह, मेरी शादी, मज़ा आएगा, यानी पढ़ाई से छुट्टी और मैं दुल्हन बनूंगी। हाय अल्लाह, मुझे दुल्हन बनने का कितना शौक है। उसके चेहरे पर चमक आ गई। सब लोग उस मासूम बच्ची को हैरानी से देख रहे थे जो दुल्हन बनने की खुशी में झूम रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। जहरा, सनाबिल को तैयार करो, वक्त बहुत कम है, अरबाज खानजादा घात लगाए बैठा है, अरमीना चाची ने अपनी बेटी जहरा से कहा और जहरा चुपचाप सनाबिल को हाथ पकड़कर अंदर ले गई। उसने एक सादा जोड़ा बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो और चादर ओढ़ लो। ये क्या बात हुई? आज मेरी शादी है, मैं दुल्हन बनूंगी, मुझे लाल लहंगा चाहिए, ढेर सारी चूड़ियां, जेवर और हैवी मेकअप चाहिए। हाय अल्लाह, मुझे दुल्हन बनने का कितना शौक है। जब भी मैं किसी ड्रामे में दुल्हन को देखती हूं ना तो मेरा दिल करता है कि मैं भी दुल्हन बन जाऊं। और वो जो नया ड्रामा आया था ना जिसमें मेरी उम्र की लड़की दुल्हन बनी थी, हाय अल्लाह, कितना अच्छा था वो जोश में बोली। उस ड्रामे की दुल्हन और तुम में बहुत फर्क है। ये जिंदगी है सनाबिल, ड्रामा नहीं। और जिन हालात में तुम्हारा निकाह हो रहा है और जिससे हो रहा है वो खुशी की नहीं, चिंता की बात है, जहरा ने समझाने वाले लहजे में कहा। जहरा उसकी शादीशुदा कजिन थी। जरूर मेरा दूल्हा भी उस ड्रामे वाले दूल्हे जैसा प्यारा होगा, सनाबिल ने आंखों में सपने लिए मासूमियत से कहा, बिना ये समझे कि उसकी मासूमियत आज एक वहशत की नज़र होने जा रही है। सनाबिल खुशी से बोली, क्या मेरा दूल्हा मुझसे बहुत बड़ा है? तभी अंदर आती सकीना फूफी ने कहा, हाँ, तुमसे उम्र में तो बड़ा है ही, मैं तो परेशान हूं कि वो तुम्हें चलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। आईने के सामने दुपट्टा सिर पर लेकर दुल्हन बनने की प्रैक्टिस कर रही सनाबिल ने एकदम से दुपट्टा नीचे फेंक दिया और गुस्से से बोली, क्या मतलब है? मेरी शादी किसी बूढ़े से हो रही है? फूफी ने कहा, बूढ़ा तो नहीं है, 27 साल का एक हंसता खेलता जवान आदमी है, लेकिन तुमसे तो बहुत बड़ा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे दुल्हन बना दो, अच्छे से तैयार करो। वह फिर खुशी से चहकी। जहरा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना अच्छा वाला जोड़ा देती हूँ, शायद तुम्हें फिट आ जाए, हमारा कद तो लगभग बराबर है। वह अपने कमरे से लाल रंग की हरण प्रिंट वाली मैक्सी निकाल लाई। हाय अल्लाह, इस पर तो कब से मेरा दिल आ रहा था, कहते हुए सनाबिल ने तुरंत मैक्सी ली और बाथरूम में जाकर कपड़े बदल लिए। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकली तो लाल रंग की मैक्सी में बेहद प्यारी लग रही थी। सकीना फूफी और जहरा हैरानी से उसे देखने लगीं। बिना मेकअप के ही वो इतनी खूबसूरत लग रही थी, मेकअप के बाद तो और भी कहर ढा देगी। लेकिन फूफी के दिल में चिंता की लकीरें थीं। जहरा ने जब उसका हल्का मेकअप किया तो सनाबिल नाराज हो गई। ये क्या जहरा आपी, ये कोई ब्राइडल मेकअप लगता है आपको? मुझे दुल्हन वाला हैवी मेकअप चाहिए। जहरा ने समझाया, इतना ही काफी है, तुम बिना मेकअप के भी बेहद सुंदर लग रही थीं और अब तो हल्के मेकअप से भी तुम्हारा रूप और निखर गया है। इतना तैयार रहो कि अरबाज खानजादा को शायद तुम पर थोड़ी दया आ जाए, फूफी ने कहा और बाहर चली गईं। इनको क्या दिक्कत है? शादी मेरी हो रही है, मैं तो खुश हूं। सनाबिल ने आईने की तरफ फिर नजर डालते हुए कहा, जहरा आपी, सुना है शादी के बाद बहुत सी दावतें होती हैं, मुझे भी मिलेंगी ना? मुझे खाने पीने का बहुत शौक है और पढ़ाई से भी छुटकारा मिल जाएगा। वह मासूमियत से बोलती जा रही थी और जहरा का दिल डूब रहा था। थोड़ी देर में जब वह पूरी तरह तैयार हो गई तो उसे बाहर लाया गया। पर्दे के पीछे मौलवी ने उससे उसकी रजामंदी पूछी और उसने मुस्कुराकर कबूल है कह दिया। उसकी माँ जरताशा बेगम अब भी रो रही थीं, लेकिन सनाबिल को लगा कि माँ बाप तो बेटी की शादी में रोते ही हैं, ये तो आम बात है। उसे नहीं पता था कि उसकी शादी खुशी नहीं, एक सौदा थी। बाहर अरबाज खनजादा की गाड़ी खड़ी थी। वो अपनी नवेली दुल्हन का इंतजार कर रहा था, जबकि मुनव्वर शाह के घर में मातम पसरा था। मुझे पता है कि दुल्हन की विदाई पर लोग रोते हैं, लेकिन इतना नहीं यार। मैं भाग थोड़ी रही हूं,
कल की दावत में तो आऊंगी ही, उसने माँ को गले लगाते हुए कहा। लेकिन माँ की हालत ऐसी थी कि जैसे किसी ने उनके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया हो। चाची जी जल्दी करें, अरबाज भाई बाहर इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ज्यादा देर नहीं रुक सकते, सनाबिल को उनके हवाले कर दीजिए। 17 साल के बहराम ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी टूटन साफ दिख रही थी। वो सनाबिल से प्यार तो नहीं करता था, पर उसकी माँ अक्सर कहती थी कि तेरी शादी इसी से होगी। अब उसे अफसोस हो रहा था कि इतनी मासूम बच्ची की शादी एक उम्र-दराज आदमी से हो रही है। अरबाज की उम्र शादी की थी, लेकिन सनाबिल की उम्र तो अभी गुड्डे-गुड़ियों से खेलने की थी। सकीना फूफी ने सनाबिल के ऊपर बड़ी सी काली चादर डाल दी और उसे धीरे से अरबाज की गाड़ी में बिठा दिया गया। जब वो अरबाज की हवेली पहुंची तो वहां का सन्नाटा देखकर हैरान रह गई। उसका स्वागत करने कोई भी नहीं आया। चादर के झीने कपड़े से उसे साफ दिख रहा था कि उसके स्वागत के लिए कोई मौजूद नहीं था। उसने घबराकर अरबाज की तरफ देखा, लेकिन उसने उस पर एक नज़र डालना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे अंदर चला गया। एक नौकरानी आई और उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गई, जहां ड्राइंग रूम में सोफे पर सुल्ताना बेगम बैठी थीं, साथ में खानदान की औरतें जो खून बहा में आई लड़की को देखने आई थीं। ये लड़की तो बहुत छोटी है, एक औरत ने फुसफुसाकर कहा। इसका और अरबाज का क्या मेल, कहाँ वो जवान मर्द और कहाँ ये बच्ची, ये तो जुल्म है, दूसरी ने धीरे से कहा। तभी सुल्ताना बेगम ने उन दोनों को गुस्से से देखा और बोलीं, जुल्म वो है जो मेरे साथ हुआ। मेरे जवान बेटे को उसके भाई ने मौत के घाट उतार दिया। अब मैं बताऊंगी कि असली जुल्म क्या होता है। ये कहते ही उन्होंने सनाबिल की चादर से उसका गला घोंटना शुरू कर दिया। सनाबिल अचानक हुए इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मारने लगी और बुरी तरह खांसने लगी, लेकिन सुल्ताना की पकड़ मजबूत थी। वो चीखना चाहती थी, पर आवाज नहीं निकल पा रही थी। बेगम साहिबा, रहम कीजिए, ये छोटी सी बच्ची है, किसी औरत ने कांपते हुए कहा, लेकिन रहम उस हवेली में मर चुका था। नौकरानी नूरी की आवाज सुनते ही अरबाज खानजादा, जो अपने कमरे में थकान से चूर लेटा हुआ था, अचानक चौंक पड़ा और तेजी से बाहर निकला। सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी सौतेली माँ सुल्ताना बेगम, जिनकी वह बहुत इज्जत करता था, उस मासूम सी बच्ची सनाबिल का गला दबा रही थीं। अम्मा जान, ये आप क्या कर रही हैं? छोड़िए उसे। अरबाज ने आगे बढ़कर सनाबिल को अपनी बाहों में लेकर छुड़वाया। मैं इस लड़की को मार डालूंगी, उसके भाई ने मेरे बेटे को मारा है। सुल्ताना बेगम की आंखों में खून उतर आया था। अम्मा जान, आपने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। आपने कहा कि खून बहा में इस लड़की को मांगो। मैंने आपकी बात मानते हुए उससे निकाह किया, उसे हवेली में लाया, जबकि मैं खुद भी इतनी छोटी बच्ची से निकाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैंने आपकी बात का मान रखा। अब आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप मेरा मान रखिए। मुझे भी गुस्सा है, लेकिन इस लड़की पर नहीं, उसके खानदान पर है, उसके भाई पर है, उसके बाप पर है। मैं इस बच्ची को यहाँ इसलिए नहीं लाया कि उसे तकलीफ दूं, बल्कि इसलिए कि उसके घरवाले तकलीफ में रहें। वे समझदार होते तो ऐसा कभी न करते। सज़ा उनके लिए है, ये लड़की तो बेगुनाह है। अरबाज के समझाने पर सुल्ताना बेगम थोड़ा शांत हो गईं, क्योंकि वो जानती थीं कि अरबाज का दिल नरम है। वो कभी किसी पर जुल्म नहीं करता और ये सब भी सिर्फ उनके कहने पर कर रहा था। नूरी, इस लड़की को मेरे कमरे में ले जाओ, अरबाज ने बिना सनाबिल की ओर देखे हुए कहा और नूरी उसे अंदर ले गई। फिर वह अपनी माँ के पास बैठा और उनके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से बोला, अम्मा जान, देखिए, हम जालिम नहीं हैं। जालिम वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया, हमने नहीं किया। न हम कातिल हैं न जालिम। मेरा मकसद एक मासूम जान को सज़ा देना नहीं है, बस इतना है कि मुनव्वर शाह अपनी बेटी के लिए तड़पता रहे, जैसे मैं अपने भाई के लिए तड़प रहा हूँ। यही फ़र्क है हमारे और उनके बीच। हम इंसाफ चाहते हैं, न कि जुल्म। अरबाज के इन शब्दों पर सुल्ताना बेगम चुप हो गईं, मगर ये खामोशी सिर्फ अरबाज के सामने थी। उनके भीतर जो आग सुलग रही थी, उससे अरबाज अब तक अनजान था। अपनी माँ को समझाकर अरबाज हवेली से बाहर चला गया, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम था। वह पूरा दिन बाहर ही रहा। हालांकि वह थक चुका था और आराम भी नहीं किया था, लेकिन आजकल उसे आराम कहाँ था।
कभी कोई मसला, कभी कोई झगड़ा। वो कई महीनों से शहर छोड़कर गांव में ही बैठा था, सिर्फ इसलिए कि उसका छोटा भाई मारा गया था, और वह तब से इसी मामले को सुलझाने की कोशिश में था। वह बदले की आग में जल रहा था। उसे नादिर की जान चाहिए थी, क्योंकि उसे यकीन था कि उसके भाई का कातिल वही है। लेकिन नादिर ऐसा गायब हुआ कि उसका कोई सुराग ही न मिला। अरबाज कत्ल और बर्बादी में यकीन नहीं रखता था, लेकिन उसे लगता था कि अगर उसके भाई को नाहक मारा गया है तो उसका बदला लेना उसका हक है, और ये हक उसे उसके धर्म ने दिया है। यहाँ कानून का चलन नहीं था, बल्कि सदियों पुराने रिवाज चलते आ रहे थे। फैसले अदालतें नहीं, जिरगा करता था, जहाँ आपसी सुलह और समझौते से रास्ता निकाला जाता था। जिरगा कई बार अरबाज को बुला चुका था कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन सुल्ताना बेगम हर रोज अरबाज को यही पाठ पढ़ाती थीं कि भाई के कातिल को माफ नहीं करना है, बल्कि खुद अपने हाथों से उसका खात्मा करना है। अरबाज के दिल में भी यही बात बैठ गई थी। कभी कभी उसे लगता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसे कानून का सहारा लेना चाहिए, लेकिन जहां वो रह रहा था वहां कानून नहीं, रस्में चलती थीं। बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव के बाद आखिरकार उसे जिरगा में जाना पड़ा, और सुल्ताना बेगम को भी यकीन था कि वहां कोई बीच का हल निकलेगा। तभी उन्होंने अरबाज से कहा कि या तो नादिर की जान लो, या फिर उसकी छोटी बहन को खून बहा में अपने निकाह में लो, लेकिन न पैसे की बात हो न जमीन की, बस इज्जत से जवाब दो। अरबाज ने उनकी बात मानकर सनाबिल को अपने निकाह में मांगा था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। दिन भर वह बाहर कामों में व्यस्त रहा, लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी, दोस्तों के साथ भी वक्त बिताया, लेकिन उसके जहन में सुबह का मंजर ही घूमता रहा। उसके दिल में बेचैनी थी कि कहीं फिर से सुल्ताना बेगम उस मासूम बच्ची के साथ कुछ ऐसा न कर दें कि वह कभी खुद को माफ न कर पाए। पूरे दिन की थकान के बाद जब अरबाज हवेली लौटा तो हर कोई सो चुका था। थका हारा वह जब अपने कमरे में दाखिल हुआ तो सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह गया। वही मासूम सी सनाबिल अब भी लाल जोड़े में बैठी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें नींद से बोझिल थीं, लेकिन न जाने क्यों अब तक जाग रही थीं। अरबाज ने दरवाज़ा बंद किया और लंबे कदमों से उसके पास आकर बैठ गया। सनाबिल उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो? अरबाज ने पूछा। आपने ही तो नौकरानी से कहा था कि मुझे आपके कमरे में लाएं। मैं आपकी दुल्हन हूं तो यहीं रहूंगी ना? सनाबिल ने मासूमियत से कहा। तो फिर अब तक सोई क्यों नहीं? अरबाज ने घड़ी उतारते हुए पूछा। मैं आपका इंतजार करते करते सो गई थी, फिर उठ गई। सबको दुल्हन को मुंह दिखाई दी जाती है, आपने तो दी ही नहीं। उल्टा आपकी अम्मा तो मेरा गला ही दबाने आ गईं। कोई ऐसे करता है भला नई दुल्हन के साथ? वह मासूमियत और नाराजगी से बोली। अरबाज हैरान रह गया कि इतनी छोटी सी बच्ची कितनी बेझिझक बोल रही थी। किसने कहा कि सास जालिम होती है? उसने दिलचस्पी से पूछा। तो और क्या, आप लोग तो हैं ही जालिम। मासूम लड़की को ब्याह कर ले आए, मुंह दिखाई भी नहीं दी, और ऊपर से उसका स्वागत गला दबाकर किया। मैं तो रो रो कर अपनी आंखें सुझा बैठी हूं। जो जहरा आप ही ने मेहनत से मेकअप किया था, सब धुल गया। फिर मुझे खुद से मेकअप करना पड़ा। वो बोले जा रही थी और अरबाज ध्यान से उसे सुन रहा था। उसकी सारी थकावट जैसे सनाबिल की बातों में घुल गई। लगता है तुम्हें दुल्हन बनने का बहुत शौक था, अरबाज ने मुस्कुराकर कहा। बहुत। मैं चाहती थी मेरा दूल्हा घूंघट उठाए, मेरी तारीफ करे, मुंह दिखाई दे, जैसे ड्रामों में होता है। मुझे बहुत पसंद है ऐसे सीन, उसने चहकते हुए कहा। तो तुम ड्रामे भी देखती हो? अरबाज ने पूछा। हाँ, बहुत शौक से, वह बोली। इसीलिए तो हमारा दिमाग खराब हो चुका है, अरबाज बुदबुदाया। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, अरबाज ने टालते हुए कहा। वैसे आप इतने जालिम लगते तो नहीं। फूफी तो कह रही थी कि आप मुझे चलने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, वह बोली तो अरबाज एक पल को चौंक गया। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जालिम नहीं हूं, बस मजबूर हूं। वह अब उसके मासूम चेहरे को देखने लगा। वह इतनी हसीन थी कि उसके दिल में उतरती जा रही थी। हाँ, आपने तो मुझे जुल्म से बचा लिया, वरना आपकी अम्मा तो मुझे मार ही डालती। पर उन्हें गुस्सा किस बात का था, समझ नहीं आया। उसने कहा तो अरबाज को समझ आया कि इस बच्ची से उसके भाई के किए गए कत्ल की सच्चाई छुपाई गई है। उसे कुछ नहीं बताया गया,
एक पल को अरबाज को अफसोस हुआ कि इतनी मासूम लड़की को दुश्मनी की भेंट चढ़ा दिया। ऐसे क्या देख रहे हैं, मेरी मुंह दिखाई। जब सनाबिल ने देखा कि अरबाज उसे लगातार देख रहा है तो उसने पूछा, क्या चाहिए तुम्हें मुंह दिखाई में? मतलब आपने कुछ लाया ही नहीं और अब पूछ रहे हैं, उसने मायूस होकर कहा। मुझे इस रस्म का पता नहीं था, बताओ क्या चाहिए, कल ला दूंगा। अरबाज ने कहा तो वह खुश हो गई। मुझे लैपटॉप चाहिए और एक बहुत महंगा फ़ोन भी, वहाँ तो मैं फूफी का फ़ोन यूज़ करती थी। मुझे पहले कहा जाता था कि अभी पढ़ाई करो, ये उम्र पढ़ने की है, मोबाइल वोबाइल से दूर रहो, सनाबिल ने मासूमियत से कहा। लेकिन अब तो मेरी शादी हो गई है ना, अब मैं मोबाइल भी चला सकती हूँ और लैपटॉप भी। अरबाज खानजादा उसकी बातों से मुस्कुरा उठा। ठीक है, कल तुम्हारे लिए लैपटॉप भी आ जाएगा और एक नया फ़ोन भी। और कुछ? नहीं, फिलहाल इतना काफ़ी है। अब तो नींद आ रही है, आप अपने कमरे में चले जाइए, मुझे सोना है। वह जम्हाई रोकते हुए बोली, ये कमरा मेरा है और तुम मेरी बीवी हो, अब इसी बिस्तर पर मेरे साथ सोओगी, अरबाज ने हौले से कहा। वो उसे देखता रहा, उसकी मासूमियत, उसकी मौजूदगी उसके अंदर कुछ जगा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? सनाबिल चौंकी। क्यों? तुम ही तो कहती हो ड्रामे देखती हो, उसमें नहीं देखा मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं? अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, लेकिन सुबह सुबह मुझे मेरा लैपटॉप मिल जाना चाहिए, वह बोली और कुछ सोचकर उसकी गोद में सिर रख दिया। अरबाज को हैरानी हुई कि वह इतनी जल्दी नींद में चली गई। उसने उसके बालों में उंगलियां फिराईं, फिर ध्यान से उसे उसकी जगह पर लिटाया और खुद भी सो गया। दूसरी ओर आयशा बेगम रोते रोते बेहाल थीं। उन्हें बुखार तक हो गया था। मनोहर शाह उनके सिरहाने बैठे थे, खुद भी टूट चुके थे। ये कैसी आजमाइश है हम पर, मनोहर? बेटे को बचाने के लिए बेटी को सूली पर चढ़ा दिया। गलती नादिर की थी, सज़ा सनाबिल को मिल रही है। आयशा बेगम की सिसकियां थम नहीं रही थीं। मैं मजबूर था, अगर ऐसा न करता तो अरबाज नादिर को ढूंढ निकालता और जान से मार देता। कम से कम हमारी बेटी जिंदा तो है। मनोहर शाह ने खुद को और उन्हें ढांढस बंधाया, लेकिन उनके शब्दों में खुद की हार साफ झलक रही थी। सुबह जब अरबाज की आंख खुली तो उसने सनाबिल को गहरी नींद में सोते देखा। उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहुत समय बाद उसने ऐसे दिल से मुस्कुराया था। उसकी बातें, उसके सवाल, उसकी सोच, सब अरबाज के दिल को छूने लगे थे। वह बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी उसके लिए जैसे ताज़ी हवा की तरह थी। वह चुपचाप कमरे से निकला तो देखा कि सुल्ताना बेगम उसका इंतजार कर रही थीं। वालेकुम अस्सलाम अम्मा, उसने आदर से कहा। सुल्ताना ने कहा, नूरी, नाश्ता लाओ, आज मैं और अरबाज साथ में नाश्ता करेंगे। नूरी गई। तभी सुल्ताना बेगम ने तंज कसते हुए पूछा, मुझे यकीन है कि तुमने अपना हक जौजियत ले लिया होगा उस लड़की से। अरबाज थोड़ा झेंप गया। वो बहुत छोटी है अम्मा, और मैं जालिम नहीं हूं। जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, मैं उसके करीब नहीं जाऊंगा। ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। नूरी नाश्ता ले आई और अरबाज चाय का कप उठाकर पीने लगा। वो तुम्हारी बीवी है, तुमने निकाह किया है, मैं खुद उसके वली बनकर तुम्हें सौंप चुकी हूं, सुल्ताना बेगम ने दृढ़ता से कहा। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। अरबाज ने चाय खत्म की और तेजी से वहां से निकल गया। सुल्ताना बेगम ने गुस्से से कहा, मैंने तो सोचा था कि ये जवान मर्द उस नाजुक कली को मसल देगा, उसे तकलीफ होगी तो मुझे सुकून मिलेगा। लेकिन लग रहा है ये लड़की तो फूलों की सेज पर बैठने के लिए आई है। इसी बीच कमरे में गहरी नींद में सो रही सनाबिल को झंझोड़ते हुए सुल्ताना बेगम ने जगाया। उठो रानी महारानी, क्या दिन चढ़े तक सोती रहोगी? घर में बहुत काम पड़े हैं। सनाबिल हड़बड़ाकर उठी। मैं कहाँ हूँ? अम्मी कहाँ हैं? उसकी मासूम चीख से जैसे कमरे की हवा थम गई थी। नींद से जागते ही सनाबिल ने हल्के से इधर उधर देखा और एक पल को उसे याद ही नहीं आया कि उसके साथ क्या कुछ घट चुका था। यहाँ अब तुम्हारी अम्मी नहीं है, अब सिर्फ मैं हूँ और मेरा हुक्म चलेगा। उठो। सुल्ताना बेगम की कड़कती आवाज पर जैसे रात वाला पूरा मंजर उसके सामने घूम गया। मेरे लिए नाश्ता भिजवा दीजिए, जम्हाई रोकते हुए सनाबिल ने कहा। नाश्ते की बच्ची, चल उठ और काम पर लग जा, कहकर सुल्ताना बेगम ने उसके बालों से पकड़कर उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकाल लिया। नूरी ये देख हैरान रह गई।
छोड़िए मुझे, वरना मैं आपके बेटे से शिकायत कर दूंगी। देखा नहीं था कल उन्होंने कैसे आपको रोक दिया था। आज भी अगर उन्हें पता चला कि आपने मेरे साथ कुछ किया है तो बहुत बुरा होगा। सनाबिल ने चेतावनी देते हुए उंगली दिखाई तो सुल्ताना दंग रह गईं। अरे, अब तुम मुझे धमकी दोगी? किसके भरोसे पर? अपने भाई के कातिल की बहन हो तुम? थोड़ी सी इंसानियत क्या दिखा दी अरबाज़ा ने? अब मुझे आंखें दिखा रही हो? सुल्ताना बौखला उठीं। नूरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। बेगम साहिबा, होश से काम लीजिए। अगर खानाजादा साहब को कुछ पता चला तो वो आपसे नाराज हो जाएंगे, और अगर उन्होंने इस लड़की को यहां से ले जाने का फैसला कर लिया तो आप कुछ नहीं कर सकेंगी। दूसरी तरफ सनाबिल के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर नादिर भाई ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते उसका नाम बार बार लिया जा रहा है। इतने में एक नौकर अंदर आया जिसके हाथ में एक पैकेट था। ये लैपटॉप और नया मोबाइल है, खानजादा साहब ने छोटी बेगम के लिए भिजवाया है, इसी के लिए वो शहर गए थे। सुनकर सुल्ताना बेगम हैरान रह गईं। अभी तो उसे आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ था और तोहफे आने लगे थे। हाय अल्लाह, मेरी मुंह दिखाई, कहती हुई सनाबिल दौड़कर पैकेट लेकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। नूरी मुस्कुराकर बोली, देख लिया बेगम साहिबा, इस लड़की की हैसियत अब क्या हो गई है। ये मत समझिए कि खानाजादा साहब आपकी हर बात मानेंगे। आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। वो जवान मर्द है और ये लड़की बहुत खूबसूरत है। वो उसके हुस्न के सामने रातों रात पिघल गया है। अब उसका मुकाबला आपसे नहीं, उसकी बीवी से है। सुल्ताना बेगम गुस्से में बोली, मैं तो बस इस लड़की को यहाँ लाकर उस पर जुल्म करना चाहती थी ताकि मेरा दिल ठंडा हो जाए, लेकिन यहाँ तो एक ही दिन में ये रानी बन गई है। मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। शाम को जब अरबाज घर लौटा तो देखा कि सनाबिल बहुत खुश है, लैपटॉप की सेटिंग कर रही है और मोबाइल में मस्त है। मिल गई तुम्हारी मुंह दिखाई? उसने मुस्कुराते हुए पूछा और फिर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो निकला तो सनाबिल ने हंसते हुए शुक्रिया अदा किया। ये तुम्हारा हक था, अरबाज ने कहा, और तुम इतनी प्यारी हो कि तुम्हारे सामने ये सब तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सनाबिल एक पल को चुप हो गई। फिर बोली, आपकी अम्मी ने आज फिर मेरे साथ जुल्म किया, मेरे बाल खींचे, घसीटकर बाहर ले गईं। आखिर उन्हें मुझसे क्या दिक्कत है, और नादिर भाई ने ऐसा क्या किया है? अरबाज जान गया कि अब तक उसे कुछ नहीं बताया गया है। अच्छा, फिर तुम्हें किसने छुड़ाया? उसने पास बैठते हुए पूछा। मैंने उन्हें धमकी दी कि मैं आपको बता दूंगी, और वो डर गईं। वो जोश में बोली, अच्छा जी, अब तुम मेरी अम्मी को धमकी भी देने लगीं, इतनी बहादुर हो तुम? अरबाज ने हंसते हुए कहा, और फिर उसके चेहरे को देखता रहा जैसे वो अब उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज बन गई हो। अरबाज वाकई सनाबिल की बहादुरी से प्रभावित हुआ था। थोड़ी बहुत बहादुर हूं, और फिर आपने मेरा साथ दिया, मुझे उनसे बचाया, तो अब मुझे यकीन है कि आप सारी जिंदगी ऐसे ही मेरी हिफाजत करते रहेंगे। आप वाकई में मेरे हीरो हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रामों में होते हैं जो अपनी बीवी को हर बुराई से बचाते हैं। अब मैं फख्र से कह सकती हूँ कि मेरा हीरो सबसे अच्छा है। सनाबिल ने गर्व से कहा तो अरबाज मुस्कुरा पड़ा। बहुत ड्रामे फिल्में देखती हो तुम? वह मुस्कुराते हुए बोला और खड़ा हो गया। कहाँ जा रहे हैं? मुझे रात में अम्मी के पास जाना है, उनकी याद आ रही है। इतनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही थी। सनाबिल की बात सुनते ही अरबाज का चेहरा सख्त हो गया। अब तुम्हारा उन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं, न तुम वहां जाओगी न वो लोग यहां आएंगे। भूल जाओ उन्हें, यही तुम्हारा घर है। मैं तुम्हारा शौहर हूं और तुम्हें सारी जिंदगी यहीं रहना है। तुम्हें जो चाहिए यहां मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। अम्मा साईं से भी मैं बात करूंगा, लेकिन अपने माँ बाप को भूल जाओ, अरबाज ने सख्ती से कहा। सनाबिल हक्का बक्का रह गई। उसके लिए उसका हीरो अचानक विलेन बन गया था। कुछ पल उसे देखती रही, फिर जोर जोर से रोने लगी। अरे, रो क्यों रही हो? अरबाज घबरा गया। तो और क्या करूं? आप भी जालिम निकले। कोई हीरो वीरो नहीं है आप। मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, उनसे मिलना है। मुझे नहीं पता कुछ, बस मुझे उनके पास लेकर चलिए। वह रोते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारे घरवालों ने तुम्हें रस्मों की भेंट चढ़ा दिया है। अपने इकलौते बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें सौंप दिया। उन्हें तुमसे नहीं, सिर्फ तुम्हारे भाई से मोहब्बत है। उन्होंने तुम्हें जहन्नुम में झोंक कर अपने बेटे को बचाया है। यही तुम्हारे माँ बाप की असलियत है। अरबाज के लहजे में तलखी थी। आखिर ऐसा क्या किया है नादिर भाई ने? कोई मुझे बताए भी तो सही। सनाबिल ने रोते हुए गुस्से से कहा।
तुम्हारे भाई ने मेरे छोटे भाई का कत्ल किया है और अब छुपा फिर रहा है। मैंने तुम्हारे बाप से कहा था कि नादिर को सौंप दे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बचा लिया और तुम्हें उसके बदले में दे दिया। बस इतनी सी बात है, अरबाज बोला। सनाबिल का सिर चकरा गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। अरबाज दौड़ता हुआ उसके पास गया। सनाबिल, होश में आओ। पानी के छींटे मारे तो वो होश में आने लगी। उसे उठाकर बेड पर लिटाया। अब अरबाज को पछतावा हो रहा था कि उसने इतनी छोटी बच्ची से इतनी बड़ी बातें कर दीं। उधर सुल्ताना बेगम ने नूरी को दवाई की शीशी थमाते हुए कहा, यह सुबह सनाबिल की चाय में मिला देना। इसमें क्या है बेगम साहिबा? नूरी चौंकी। जहर है। मैं इस लड़की को और नहीं सह सकती। जब तक इसकी जान नहीं ले लूंगी, मेरी ममता को सुकून नहीं मिलेगा। मुझे सिर्फ खून का बदला खून से चाहिए। ये मरनी चाहिए ताकि मुनव्वर शाह के घर में मातम हो और मुझे चैन मिले, सुल्ताना बेगम ने कहा। नूरी घबरा गई। वो चाहे जैसी भी थी, लेकिन किसी की जान नहीं ले सकती थी। इस औरत का दिमाग खराब हो गया है। अब मैं इसकी वजह से किसी का कत्ल नहीं कर सकती, और अगर मैंने मना किया तो ये खुद ही उसे झाड़ दे देगी। मुझे कुछ करना होगा। मैं किसी लड़की की मौत का बोझ नहीं उठा सकती। नूरी की रात बेचैनी में कटी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो जानती थी अगर उसने जहर नहीं मिलाया तो बेगम खुद कुछ कर बैठेंगी, और अगर मिला दिया तो एक मासूम की जान चली जाएगी। पूरी रात करवटें बदलते हुए नूरी इसी उधेड़बुन में लगी रही कि सुबह क्या करेगी। आखिरकार नूरी उठ गई और उसने ठान लिया कि जब तक अरबाज खानजादा से बात नहीं करेगी, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। रात के 1 बज रहे थे और वह नंगे पांव दबे कदमों से अरबाज के कमरे की ओर बढ़ी। उसे मालूम था कि वह देर से सोता है। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद अरबाज ने दरवाज़ा खोला। सामने नूरी को देखकर वह हैरान रह गया। क्या बात है नूरी, सब ठीक तो है इस वक्त? अरबाज ने पूछा। हुजूर, आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, नूरी ने घबराहट से उंगलियां मरोड़ते हुए कहा। यहाँ नहीं कर सकती, चलिए कहीं और चलते हैं, बात बहुत ज़रूरी है, नूरी ने चारों ओर देखते हुए कहा। ठीक है, तुम छत पर जाओ, मैं आता हूँ, अरबाज ने कहा, और कुछ ही देर में वह भी छत पर पहुंच गया। अब बोलो, ऐसा क्या तूफान आ गया है? अरबाज ने पूछा। नूरी कांपती आवाज में बोली, हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन बेगम साहिबा की दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही। वो अपने बेटे के गम में इस कदर डूब गई हैं कि अब किसी की परवाह नहीं रही। उन्होंने मुझे जहर की शीशी दी है और कहा है कि मैं वो जहर सुबह सनाबिल बीबी की चाय में मिला दूं। वो कह रही थीं कि जब तक वो सनाबिल को जान से नहीं मारेंगी, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। नूरी ने हिम्मत करके सब कुछ कह डाला। अरबाज सन्न रह गया और ठंडी सांस लेते हुए बोला, मुझसे गलती हो गई। अम्मा की बात मानकर मुझे यह निकाह नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अब जो भी है, सनाबिल मेरी बीवी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैं उस पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकता। नूरी ने सुझाव दिया, मेरी मानिए, आप सुबह सुबह ही उन्हें कहीं ले जाइए और फिर उन्हें इस हवेली में वापस मत लाइए। उनकी जान को अब खतरा है। अरबाज ने उसकी बात से सहमति जताई। तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना होगा। मैं सुबह उसे यहाँ से ले जाऊंगा। नूरी की चिंता अब भी बरकरार थी। लेकिन मैं बेगम साहिबा को क्या जवाब दूंगी? वो मुझसे जरूर पूछेंगी। तुम कह देना कि तुमने जहर मिला दिया था, बाकी मैं देख लूंगा। मगर याद रखना, असल में जहर मिलाना नहीं है, अरबाज ने स्पष्ट रूप से कहा। नूरी ने सिर हिलाया और वहां से चली गई। अब अरबाज खुली छत पर खड़ा आसमान की ओर देखता अपनी गलतियों पर अफसोस कर रहा था। अगली सुबह नूरी कांपते हुए हाथों से नाश्ता लेकर आई। सुल्ताना बेगम ने उसकी नीयत पर शक करते हुए खुद अपनी निगरानी में चाय में जहर मिलवाया। नूरी धीमे कदमों से अरबाज के कमरे की तरफ बढ़ी और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, सुल्ताना बेगम के चेहरे पर संतोष झलकने लगा। थोड़ी देर बाद नूरी बाहर आई, मगर अरबाज वहां नहीं था। वह सुबह ही हवेली से बाहर चला गया था। तभी एक तेज चीख हवेली में गूंजी, आह!